गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं चंद्रेश्वर आज आप लोगों के बीच परीक्षा के ध्येय से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। चाहे वह टेट परीक्षा हो आपका या सीटेट हो या सुपर टेट हो, अर्थात अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा कोई भी हो, उसके ध्येय से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लेकर आए हैं। कृपया आप ध्यान दीजिए। अगर यह टॉपिक आपको अच्छी लगे तब आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमें पता चले कि कितने लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है। चलिए, मुस्लिम कालीन शिक्षा। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा कहां से प्रारंभ होती है? महमूद गजनी के जाने के बाद लगभग सन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर शासन करने वाले राजपूत पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर मुस्लिम शिक्षा का शिलान्यास किया या शिलान्यास की। चलिए देखिए, मुस्लिम कालीन शिक्षा का आरंभ कब से होता है? जब महमूद गजनी के जाने के बाद, महमूद गजनी जब भारत से लूटपाट करके चला जाता है, तो उसके बाद सन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर राज करने वाले पृथ्वीराज चौहान से युद्ध कर उसे पराजित करती है और फिर मुस्लिम शिक्षा का शिलान्यास करती है। तो यहां से शुरू होता है मुस्लिम कालीन शिक्षा। ठीक, अब मोहम्मद गौरी के बाद मुस्लिम धर्म के कई वंशों की शासन आई और फिर चली गई। जैसे गुलाम वंश, मोहम्मद गौरी के बाद गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, यहूदी वंश आया,
लोधी वंश आया, तो इस प्रकार से एक एक वंश आते गए। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, यहूदी वंश, लोधी वंश। हाँ, 1557 ईस्वी तक, मिला जुला कर 1557 ईस्वी तक, 1557 ईस्वी तक इस प्रकार भारत पर इनका शासन था। मोहम्मद गौरी के बाद गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, यहूदी वंश, लोधी वंश इत्यादि वंश आए, जो इस भारत पर 1557 तक अपना कब्जा जमाए थे, अपना शासन किए थे। लगभग 550 वर्ष तक भारत पर मुस्लिम वंश का शासन था। लगभग कितने? 550 वर्ष तक, लगभग 550 वर्ष तक भारत पर मुस्लिम वर्ग का शासन था। तो लगभग 550 वर्षों तक भारत पर मुस्लिम वर्ग शासन जमाए थे। इसी दौरान इन्होंने यहां भारत पर जो शिक्षा व्यवस्था लागू की, उसका नाम इन्होंने रखा मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली। जो शिक्षा व्यवस्था थी उस समय, उसका नाम इन्होंने रखा मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली। ठीक है, तो अब देखिए शिक्षा का उद्देश्य एवं आदर्श क्या था। शिक्षा का उद्देश्य एवं आदर्श, शिक्षा का उद्देश्य एवं आदर्श। तो ध्यान दीजिए, प्रारंभ में मुस्लिम धर्म के लोग शिक्षा पर अधिक बल नहीं दिए। प्रारंभ में शिक्षा पर अधिक बल नहीं दिए, शिक्षा पर अधिक बल नहीं दिए। प्रारंभ में शिक्षा पर अधिक बल नहीं दिए और तथा बाद में कुछ मुसलमान अपने को मुस्लिम धर्म के बंदे होने के कारण शिक्षा
पर बल दिए। अब अत्यधिक मुसलमान, अब अत्यधिक मुसलमान शिक्षा में रुचि लेने लगे। अब अत्यधिक मुसलमान शिक्षा में रुचि लेने लगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रभावी मुसलमान थे जो शिक्षा पर बल देना ही नहीं चाहते थे। इसलिए इनके शिक्षा का उद्देश्य एवं आदर्श में किसी प्रकार का समरूपता नहीं दिखता था। लेकिन जो अपने को मुस्लिम धर्म के सच्चे बंदे मानते थे कि सच में हम मुस्लिम धर्म के सच्चे बंदे हैं, वह लोग शिक्षा का प्रचार व प्रसार आगे तक बढ़ाया और शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू किया और उस पर क्रियाशील हुए, जिनके कारण इनके शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्शों में कुछ समरूपता दिखाई देने लगी। ठीक है, तो यह रहा इनके शिक्षा का उद्देश्य एवं आदर्श। अब जब समरूपता दिखाई देने लगा, जब इनके शिक्षा में समरूपता का आगमन हुआ, तो ये लोग क्या चाहते थे या किस प्रकार से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते थे या शिक्षा से क्या प्राप्त करना चाहते थे, उसके विषय में अब हम जानेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। तो वह इस प्रकार से है। पहला, ज्ञान का प्रसार। ज्ञान का प्रसार अर्थात मुस्लिम शिक्षा अपनाने के बाद, मुस्लिम शिक्षा अपनाने के बाद यह लोग चाहते थे क्या कि ज्ञान का प्रसार हो, जिसके लिए मोहम्मद साहब ने कहा कि बिना शिक्षा का ज्ञान नहीं मिल सकता। जिसके लिए मोहम्मद साहब ने कहा कि बिना शिक्षा का ज्ञान नहीं मिल सकता, अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश पाने के लिए हमें शिक्षा अति आवश्यक है। जब तक हम ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रज्वलित नहीं होंगे, तब तक हम धर्म अधर्म में या कर्तव्य अकर्तव्य में अंतर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसका पहला जो कर्तव्य था, तो पहला कर्तव्य था ज्ञान का प्रसार करना। शिक्षा के माध्यम से मुस्लिम धर्म का पहला कर्तव्य बनता था ज्ञान का प्रसार करना, जिसके लिए मोहम्मद साहब ने कहा कि यदि ज्ञान लेना है तो आपको शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा। शिक्षा के माध्यम से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आप धर्म अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश से जब आप प्रज्वलित हो जाएंगे, तभी आप धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य में अच्छे से अंतर कर सकेंगे। ठीक, आगे दूसरा है इस्लाम धर्म का प्रसार। इस्लाम धर्म का प्रसार अर्थात इस्लाम धर्म का प्रसार करना चाहते थे। शिक्षा के माध्यम से इस्लाम धर्म का क्या करना चाहते थे? प्रसार करना चाहते थे। पूरे भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो जाए। क्यों? क्योंकि मुस्लिम वर्ग के लोग भारत में दूसरे देश से आए थे और भारतीय लोग उनके धर्म के विषय में नहीं जानते थे।
तो इसलिए वह इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, अर्थात भारत के कोने कोने तक क्या हो, इस्लाम धर्म का प्रचार व प्रसार हो। तीसरा है मुस्लिम संस्कृति का प्रसार। मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव मुस्लिम संस्कृति का प्रसार, अर्थात मुस्लिम संस्कृति को लोग जाने, जो भारतीय लोग हैं वह क्या करें, मुस्लिम संस्कृति को जाने कि किस प्रकार का मुस्लिम संस्कृति है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम की संस्कृति से भी भारतीय लोग परिचित नहीं थे और यह चाहते थे कि जन जन में मुस्लिम संस्कृति भर जाए, अर्थात भारत के हर व्यक्ति में मुस्लिम संस्कृति के गुण दिखाई दें। ऐसा किया जाए किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। धार्मिकता का समावेशन, धार्मिकता का समावेशन, तो धार्मिकता का समावेशन था इनके शिक्षा व्यवस्था में। मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था हुई थी उसमें धार्मिकता का समावेशन था। धर्म के मतलब इस्लाम धर्म के विषय में लोग हमेशा क्रियाशील रहते थे। इस्लाम धर्म को लोगों में विकसित करना चाहते थे। लोग इस्लाम धर्म को माने, ऐसा इनका ध्येय था, अर्थात धार्मिकता का समावेशन इनमें था। विशिष्ट नैतिकता का समावेशन, विशिष्ट नैतिकता का समावेशन भी था, अर्थात नैतिक गुणों का विकास हो, इस प्रकार की शिक्षा चाहते थे। चारित्रिक निर्माण, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जिससे बालकों या व्यक्तियों के चरित्र का निर्माण हो सके, बालक साहसी बन सके, बालक लोगों के सेवा करने के लायक बन सके, अर्थात बालक में सद्गुणों का विकास हो सके। किस माध्यम से, इस्लाम धर्म के शिक्षा के माध्यम से। संसार के ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, अर्थात संसार के जो कुछ भी सुख हैं सब इस शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त होंगे, अर्थात मुस्लिम कालीन शिक्षा के मुसलमान लोग जो भी थे वह कहते थे कि सारे ऐश्वर्य यानी सुख सुविधा सब कुछ हम इस शिक्षा व्यवस्था से प्राप्त कर सकते हैं। मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना, मुस्लिम धर्म सभी धर्म में क्या है, श्रेष्ठ है, ऐसा भारतवासियों को बताया जाए। भारतवासी यह जान लें कि मुस्लिम धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। ठीक, तो इस प्रकार से यह रहा आपका मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली। अब हम चलेंगे शिक्षा व्यवस्था पर कि शिक्षा व्यवस्था क्या था या शिक्षा की स्थापना, मुस्लिम धर्म में शिक्षा की जो स्थापना की गई थी किस प्रकार की गई थी। तो मुस्लिम धर्म में बहुत ही उच्च स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, अर्थात मुस्लिम धर्म केवल प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की ही शिक्षा ग्रहण करती थी। यह प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए वह मकतब, मदरसा इत्यादि जैसे स्कूलों का निर्माण किए थे। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे शिक्षा व्यवस्था पर। शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? शिक्षा व्यवस्था
तो देखिए शिक्षा व्यवस्था, सामान्य परिचय हो जाए इसकी। चलिए ध्यान दीजिए, उस समय इनके पास किसी प्रकार की केंद्रीय या उच्च स्तरीय, केंद्रीय या उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था का कोई विभाग मौजूद नहीं था, अर्थात यह केवल साधारण शिक्षा में ही रुचि लेते थे। और वह साधारण शिक्षा दो प्रकार से दिए जाते थे। पहला, प्राथमिक स्तर पर, और दूसरा उच्च स्तर पर। तो प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, दो प्रकार की शिक्षाएं उस समय दी जाती थी। और शिक्षा का केंद्र होता था मकतब, खानकाहों, मदरसा, दरगाह, इन्हीं सब में यह शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो यह रहा इसका सामान्य परिचय। अब हम चलेंगे प्राथमिक शिक्षा की तरफ। तो प्राथमिक शिक्षा क्या थी? शिक्षा, तो देखिए इसमें शिक्षा संस्थाएं, शिक्षा संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा के लिए मुख्य शिक्षा संस्था मकतब हुआ करता था। मुख्य शिक्षा संस्था, मुख्य शिक्षा संस्था मकतब हुआ करता था। ठीक, इसके अतिरिक्त खानकाहों, इसके अतिरिक्त खानकाहों व दरगाह हुआ करते थे। खानकाहों व दरगाह हुआ करते थे। चलिए, तो यह थी इसकी शिक्षा संस्थाएं, जहां पे प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी बच्चों को। क्या था? मुख्य शिक्षा संस्था था मकतब, इसके अतिरिक्त खानकाहों व दरगाह भी शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। अब आते हैं प्रवेश। प्रवेश कैसे दिया जाता था? बच्चे को प्रवेश किस प्रकार से दिया जाता था, किस उम्र पर दिया जाता था? तो देखिए, जब आप पढ़े थे वैदिक काल, तो उसमें बच्चे का संस्कार हुआ करता था ना, बच्चे का संस्कार हुआ करता था, उपनयन संस्कार, फिर बाद में आया बौद्ध में पौज्जा संस्कार। तो इसमें भी एक रस्म पूरा करना होता था बच्चे को। उस रस्म का नाम है बिस्मिल्लाह खानी की रस्म। बिस्मिल्लाह खानी, बिस्मिल्लाह खानी का रस्म। तो इसमें प्रवेश लेने के लिए बच्चे की आयु, बालक की आयु होती थी 4 वर्ष, 4
4 माह 4 दिन, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पूरा होने के बाद बच्चे का इसमें क्या लिया जाता था? एडमिशन लिया जाता था, अर्थात बच्चे का प्रवेश किया जाता था किसमें? मुस्लिम कालीन शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में बालक का प्रवेश किया जाता था या बालक का प्रवेश लिया जाता था। ठीक, तो बिस्मिल्लाह खाने का रस्म कराया जाता था, बालक से केवल कहवाया जाता था बिस्मिल्लाह और बालक कह देता था, अब उसका प्रवेश हो जाता था किसमें? प्राथमिक शिक्षा में। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। तो यह तो हुई प्रवेश की बात। अब आगे बालक के पाठ्यक्रम क्या क्या हुआ करते थे उस पे चर्चा होगी। तो देखिए पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम में बालक को अंक गणित पढ़ाया जाता था, अंक गणित पढ़ाया जाता था, वर्णमाला का ज्ञान दिया जाता था, वर्णमाला का ज्ञान दिया जाता था तथा कुरान रटाया जाता था। अंक गणित की शिक्षा दी जाती थी, वर्णमाला पढ़ाया जाता था और कुरान रटाया जाता था। तो यह पाठ्यक्रम था उसका। इसके अतिरिक्त बालक को क्या शेख शादी, शेख शादी, ओस्ता, शेख शादी, वस्ता व गुलिस्ता की कथाएं भी पढ़ाई जाती थी। इसके अतिरिक्त जैसे अंक गणित, वर्णमाला, कुरान के अतिरिक्त शेख शादी, वास्ता व गुलिस्ता इत्यादि की कहानियां पढ़ाई जाती थी। इसके अतिरिक्त लैला मजनू की कहानी, लैला मजनू की भी कहानी पढ़ाई जाती थी। किसमें? प्राथमिक शिक्षा में। यह पाठ्यक्रम हुआ करते थे। अब आते हैं शिक्षण विधि पे। शिक्षण विधि, तो ध्यान दीजिए, शिक्षण विधि। तो उस समय की शिक्षण विधि मौखिक और प्रत्यक्ष हुआ करती थी। मौखिक व प्रत्यक्ष। शिक्षण विधि मौखिक हुआ करते थे और प्रत्यक्ष, जिसमें बालक को मौखिक रूप से पढ़ाया जाता था, प्रवचन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से इत्यादि प्रकार से बालक को पढ़ाया जाता था। और बालक प्रत्यक्ष रूप से बैठकर सामने, गुरु के सामने बैठकर क्या करता था? शिक्षा ग्रहण करता था। ठीक है, इसी में बालक को कलमा व कुरान भी पढ़ाया जाता था। कलमा व कुरान, कलमा व कुरान।
कलमा व कुरान को कंठस्थ कराया जाता था बालकों को। उसके अर्थ को जानना बेहद जरूरी नहीं था, लेकिन बालक को कलमा व कुरान आने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध। तो देखें, गुरु शिष्य का जो संबंध था वह प्राचीन समय की जो शिक्षा व्यवस्था जो आप पढ़े वैदिक कालीन शिक्षा या बौद्ध कालीन शिक्षा, ठीक उसी के भांति थी। प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, मधुर संबंध हुआ करता था एवं सहयोग की भावना रहती थी। तो इस प्रकार के गुरु शिष्य का संबंध था, प्रेम पूर्वक मधुर संबंध था। हाँ, अपवाद के रूप में आप औरंगजेब को ले सकते हैं। औरंगजेब का जो व्यवहार था गुरु के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं था, तो इसके व्यवहार को लेके हम गुरु शिष्य के व्यवहार को नहीं आंक सकते, क्योंकि उस समय में भी गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध होते थे, जो व्यवहार होते थे, वह प्रेम पूर्वक का व्यवहार होता था, मधुरता का व्यवहार होता था। औरंगजेब को इसलिए नहीं लेते क्योंकि जो अपने पिता, अपने भाई इत्यादि किसी का नहीं हुआ, सब पर अपना बल दिखाकर खुद शासक बना, तो यह इसके लिए कुछ भी करना संभव था। तो इसलिए यह अपने गुरु का हमेशा क्या करता था, निरादर करता था। ठीक है, चलिए अब आगे हम चलेंगे उच्च शिक्षा पर। चलिए, उच्च शिक्षा। ध्यान दीजिए, इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए 10 से 12 वर्ष का समय होता था। 10 से 12 वर्ष का समय होता था। इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए 10 से 12 वर्ष का समय होता था। शिक्षा संस्थाएं, शिक्षा संस्था। तो शिक्षा संस्था में मुख्य शिक्षा संस्था मदरसा हुआ करता था। मुख्य शिक्षा संस्था मदरसा था और इसका पाठ्यक्रम 10 से 12 वर्ष का था। पाठ्यक्रम 10 से 12 वर्ष का। 10 से 12 वर्ष का। 10 से 12 वर्ष का पाठ्यक्रम होता था, जिसमें धार्मिक व लौकिक दोनों प्रकार के ज्ञान दिए जाते थे। तो धार्मिक पाठ्यक्रम भी हुआ करता था और लौकिक पाठ्यक्रम भी हुआ करता था। धार्मिक पाठ्यक्रम में केवल बालक को कुरान पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया जाता था? कुरान। ठीक। और लौकिक में बालक को गणित, भूगोल, हस्तकला, गणित, भूगोल, हस्तकला आदि
राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। धार्मिक में केवल कुरान के विषय में पढ़ाया जाता था, उसकी जो आलोचनाएं होती थी उसके विषय में चर्चा किया जाता था, उसमें जो मुख्य पंक्तियां होती थी उसको कंठस्थ कराया जाता था। और लौकिक विषय में गणित, भूगोल, हस्तकला, राजनैतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि विषयों को पढ़ाया जाता था। कहाँ? उच्च शिक्षा में। तो यह रहा शिक्षा संस्था, मुख्य शिक्षा संस्था मदरसा। पाठ्यक्रम 10 से 12 वर्ष का होता था, जिसमें धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। आगे चलते हैं। शिक्षण विधि। शिक्षण विधि तो ध्यान दीजिए, शिक्षण विधि मौखिक हुआ करती थी। मौखिक भाषण के रूप में गुरु बोलकर बालक को बताता था और सिखाता था। बालक को गुरु मौखिक रूप से बोलकर प्रवचन देता था या भाषण देता था या उपदेश देता था, जिसके माध्यम से बालक सीखते थे। और इसके साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा भी दिया जाता था। व्यवहारिक, कढ़ाई बुनाई इत्यादि करवाया जाता था बालकों से, जिस प्रकार से डिजाइनें बनाना इत्यादि प्रकार की शिक्षाएं बालकों को दी जाती थी। तो यह इस प्रकार से शिक्षण विधि क्या थी? मौखिक थी और व्यवहारिक थी। ठीक। माध्यम, किस माध्यम से बालक को पढ़ाया जाता था? तो माध्यम, शिक्षा का माध्यम था फारसी भाषा था। फारसी भाषा में बालक को शिक्षा दी जाती थी। बालक को फारसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। गुरु शिष्य का संबंध वही था, मधुर संबंध था। ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी उच्च शिक्षा व्यवस्था थी। अब अन्य शिक्षा व्यवस्था। अन्य शिक्षा में नंबर 1 स्त्री शिक्षा। नंबर 2 व्यावसायिक शिक्षा। तो देखिए, स्त्री शिक्षा, पर्दा प्रथा के कारण, जो पर्दा प्रथा था उसके कारण इनके यहां स्त्री शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक प्रकार के बंधन में स्त्रियां बंधी हुई होती थी, जो खुलकर अच्छे से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी। इसलिए पर्दा प्रथा के कारण स्त्री शिक्षा बहुत ही अच्छी नहीं मानी जाती है। और व्यावसायिक शिक्षा, तो व्यावसायिक शिक्षा में तमाम प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी, जैसे सैनिक शिक्षा, चिकित्सा की शिक्षा, हस्तशिल्प कला की शिक्षा यानी हस्तकला की शिक्षा, व लौकिक या ललित कला की शिक्षा दी जाती थी। ललित कला की शिक्षा दी जाती थी।
ठीक। तो यस, अन्य शिक्षा में स्त्री शिक्षा भी दी जाती थी, लेकिन फिर भी वह प्रभावी नहीं थी। व्यवसायिक शिक्षा में सैनिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, हस्तकला की शिक्षा और ललित कला की शिक्षा इत्यादि प्रकार की शिक्षा दिए जाते थे। तो यह रहा आपका मुस्लिम कालीन शिक्षा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अब अगली कक्षा में हम आपसे फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।